गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज बैच ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें इलेक्ट्रिक मोटर ही पढ़ना है, तो इसलिए पहले से हेडिंग लगा रखी है अपन ने इलेक्ट्रिक मोटर। और लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक वो पहले ही वो वैसे एक्सेस में हो गया है, तो ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे उसको। अपन ने फोर्स के बारे में सीखा था कि क्या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगती है या नहीं लगती, लगती है तो क्यों लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है, कितनी लगती है, कब मिनिमम होती है वो फोर्स और कब मैक्सिमम होती है। ये सारा काम हमने कल के लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, साथ में मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी, और लास्ट के अंदर वो रूल, फ्लेमिंग वाला रूल। तो मैंने जब फोर्स की बात करेंगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आपको पता है कि नहीं है। पहला कुछ बेसिक्स कि फोर्स लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है, मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, यानी फॉर्मूला पता होगा तो उससे याद हो जाएगा, एक्टिविटी और फ्लेमिंग वाला लेफ्ट हैंड रूल। ये सब चीजें अगर आपको पता है, इट मींस आपका ये टॉपिक अच्छे से पैक हो गया है। अब हम रेडी हैं टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। हमारे सिलेबस में 2 गैजेट्स थे, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। और यू नो कि दिस इज 2020 कोविड अफेक्टेड ईयर, तो इसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा लिया आपके सिलेबस में से। इलेक्ट्रिक मोटर अभी भी प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसे डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको इस तरह से पढ़ो कि सपोज आपके पास एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आया है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आप कहां से शुरू करोगे, किन किन पॉइंट्स को लोगे और कैसे एक्सप्लेन करके आओगे। उसके लिए आपको नोट्स मिलेंगे, आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं हल्का सा आपको सिस्टम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर सिंपल सा गैजेट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। मोटर का मतलब आपने छोटे होते हुए मोटर से खेला होगा, या अभी भी खेल सकते हो, या किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। उसके अंदर अपन बैटरी लगाते हैं और रोटेशन मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो इनपुट में लेता है और मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशनल एनर्जी वो आउटपुट में देता है। तो इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल मोटर होती क्या चीज है। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी है, प्रॉपर वर्ड्स में कैसे लिखनी है वो आपको नोट्स मिलेंगे, मैंने आपको बताया। दूसरी चीज इसके यूजेस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर कहां कहां यूज होती है। इलेक्ट्रिक मोटर कहां यूज होती है? सबसे पहले अगर याद करो तो आप टॉयज में यूज होती है, रिमोट कार्स के अंदर है ना, टॉयज में यूज होती है। जो फैन होता है उसमें यूज होती है, कहीं का भी फैन हो, सीलिंग फैन हो, कूलर का फैन हो, एग्जॉस्ट वाला फैन हो, कोई भी फैन हो, सब फैन के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट इज वाटर पंप, वाटर पंप में यूज होती है। इस तरह के ढेरों एग्जांपल आप लिख सकते हो, जिसको अपन नॉर्मली घर के अंदर मोटर ही बोल देते हैं, बट उसको आपको वाटर पंप बोलना है कि भाई टंकी भर गई, मोटर बंद कर दो। तो मोटर नहीं होती वो वाटर पंप होता है, उसके अंदर मोटर लगी हुई है, एंड मोटर भी नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉयज, फैंस, वाटर पंप बहुत सारे ऐसे होते हैं, लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो सीडी रीडर होता है उसके अंदर भी रोटेट होती है ना सीडी, आपको आवाज आती है, तो वहां पे भी मोटर लगी होती है। कोई भी एग्जांपल कहीं से भी ढूंढ के लाओ, 3 एग्जांपल मैंने लिख दिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका प्रिंसिपल कि मोटर को हमने बनाया कैसे। हमने तो बनाया नहीं है, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं इसको। बट जब भी ये बनी थी, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, तो उन्होंने किस चीज का यूज करके इस मोटर को बनाया। ठीक है, तो मोटर की अभी अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगेन कल की तरह एनिमेशन देखेंगे, पहले इसका एनिमेशन के लिए समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ब्रीफ सा थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा हम करते हैं, एक कॉइल को जिसको भी रोटेट करवाना है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद उसके अंदर से करंट पास करा देते हैं। और अगर करंट पास कराएंगे तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर हो और अगर उसमें करंट पास होना स्टार्ट हो जाए, तो पिछला टॉपिक हमें क्या सिखाता है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड,
इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मोटर का काम क्या है, घूमना चाहिए ना करंट देने पे। तो जैसे हम करंट देंगे ये जो कॉइल है घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कल वाली हेडिंग, कल वाली हेडिंग के अंदर जो पहली लाइन लिखी थी कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बस ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है, ओके, तो आप सभी बातें समझते रहो, इसको अपन अच्छे से करेंगे। आज हमारा सबसे मेन टारगेट, प्राइमरी टारगेट इलेक्ट्रिक मोटर ही है। इसका एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं मिस होना चाहिए और नहीं होगा। डेफिनेशन कर क्या रहे हैं अपन कि किस तरह से आपको इस टॉपिक को समझना है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूजेस पता होनी चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको वर्बली बता दिया वो पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज होती है कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट चीज होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है डायग्राम, और डायग्राम के साथ आती है थ्योरी। कंस्ट्रक्शन आपने देखा है ना मैथ्स के अंदर भी कि डायग्राम बना रहे हो साथ में लिखते रहते हो कि क्या क्या कैसे बनाया। तो इसके अंदर डायग्राम आएगा, सेटअप आएगा, और थ्योरी में ये लिखोगे कि क्या क्या लगा हुआ है, उसका क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है। ये काम आपने कंस्ट्रक्शन में करना है, ठीक है। ये सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इज वर्किंग। वर्किंग का मतलब जो सेटअप बना हुआ है उस सेटअप को कैसे यूज करना है, ठीक है। उस सेटअप को कैसे यूज करना है, जो भी ये कंस्ट्रक्शन अपन ने बनाई है, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, लाइक कोई लगी हुई है तो वो कैसे घूमती है, किस तरह से घूमती है, उसकी एक्सप्लेनेशन। एंड अगेन ये सारा काम आपको लिखा हुआ नोट्स के अंदर ऑफिशियल ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा। उसको चाहो तो आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो आप लिख लो या सेव करके रख लो, द चॉइस इज योर्स। इसके अलावा फिर एक्स्ट्रा में कुछ भी लिख सकते हैं। अभी अपन इस चीज को थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल एक बारी एनिमेशन देख लेते हैं इसका कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, ठीक है। तो गिव मी मिनट, आई विल शेयर विद यू। If I ask you to find the similarities between these pictures, what will you say? Yes, all three are electrical appliances which we use in our daily life. Anything else? Okay, there may be one similarity which you missed out. Can you guess? All the appliances have something which spins or rotates. The blades of the fan rotate and give us air. The blades of the grinder rotate to grind something. And the part inside the washing machine rotates to clean the clothes, right? But what exactly helps the appliances rotate and do their work efficiently? Let's have a closer look at these appliances and find out. It's an electric motor. Yes, the electric motor helps in the rotation. But what does an electric motor do? The electric motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. It's as simple as that. Electrical to mechanical. But how is it doing all this? To make it easy to analyze, let's break it down to the simplest form. Now this diagram makes it a little easier to understand. It consists of a rectangular coil made up of insulated copper wire. To understand the concept better, let's name the points as A, B, C and D. This coil is placed between the two poles of a magnetic field and it is perpendicular to the direction of the magnetic field. Here the magnetic field will be from the left to the right and the plane of the coil will be perpendicular to it. What are the ends of this coil connected to? They are connected to the two halves of the split ring. Let's call the two halves P and Q. Do you see an axle here? Yes, the inner sides of the split ring are insulated and attached to the axle. What about the external sides?
The external sides conduct electricity and touch two stationary brushes X and Y. And there's a circuit here with a battery and a plug key. Now when the plug key is closed, how will the current flow? It will go through this brush X, then through this coil, and from Y back to the source. Now if we look at side AB, we see that the current is flowing from A to B. And on the side CD, it's flowing from side C to D. And as we know, the magnetic field is in the direction from the left to the right. Can you find the direction of the force applied on side AB using the Fleming's left-hand rule? If we hold the three fingers like this, we see that the thumb is pointing in the downward direction. It means a downward force is applied on side AB. What about the direction of the force on side CD? Remember, the direction of the current is this way. Yes, an upward force. Because of these two forces, the coil and the axle rotate anti-clockwise. But notice what happens after half a rotation? The current in the coil gets reversed. If you remember, it was from C to D. Now it's from D to C and from B to A. So now applying the Fleming's left-hand rule again, arm AB is now pushed up and arm CD is pushed down. That's what leads to continuous rotation. The reversal of current is repeated at each half of the rotation. Do you know what a commutator is? It is a device that reverses the flow of current in a circuit. So can you tell me what acts as a commutator in this mechanism? Yes, it's the split ring. It reverses the flow of current. So this is how an electric motor works. In the next lesson, we will cover a very ओके तो आपने एनिमेशन इसका कवर कर लिया। हो सकता है आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो सकता है कुछ कुछ पार्ट समझ में आ गया है ना। अभी इसको दोबारा से अपन डिस्कस करेंगे। आया समझ में? काफी अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया वैसे। यस आया है, कुछ बच्चों को तो समझ में आया है, बाकियों को भी आ जाएगा। एग्जाम में आपको डायग्राम बना करके आना, इतना अच्छा नहीं बन सकेगा अपना, क्योंकि यहाँ पे तो एनिमेशन यूज किया है, आपको हैंड यूज करना है। किसी की ड्राइंग अच्छी है तो बात अलग है। देखो अभी के अभी रिवीजन करते हैं इसकी, ये टॉपिक आपका हो चुका है, रिवीजन करते हैं। जो जो चीजें हो सकता है आपको उसमें से मिस हुई होंगी वो यहाँ पे अपन कवर कर लेंगे। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है। सबसे पहले देखो, आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, वो आपने वहां पे सुन ली। यूजेस, अपन ने जो यूजेस कवर किए थे उसके अलावा दो यूजेस अपने को अच्छा और मिल गए। अपन ने फैन किया था, अपन ने इलेक्ट्रिक वाटर पंप की बात करी थी, और वहां पे आपको ग्राइंडर मिल गया, मिक्सर ग्राइंडर, और एक वॉशिंग मशीन मिल गई। सब रोटेशन वाली जो भी चीजें वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना। और फिर आपने वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया था। वर्किंग प्रिंसिपल वैसे अभी आप सुनोगे तो याद करना पड़ेगा, मैकेनिज्म आप सीख लोगे। लाइक एनिमेशन अगर जिसको 100% समझ में आ गया, उसके लिए प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, उसको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल ये क्यों लिया। जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आपने नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि दो मैग्नेट्स पड़ी थी, है ना, दो मैग्नेट्स पड़ी थी, और उन मैग्नेट्स का नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखा रखा था आपको। और ये चीज मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं कि सिर्फ एन और एस दिखा रखा होता है, और यहाँ पे ये कवर नहीं कर रखा होता। ये या तो ये कवर नहीं कर रखा होगा या ऐसा दिखा रखा होगा कि टूटा हुआ सा हिस्सा है। ये कवर ना करना, ये हिस्सा दिखाना, ये किस लिए दिखाया जाता है कि अकेला नोट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नोट के साथ साउथ भी है, बट हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, इसलिए हम उसको बना नहीं रहे। इन दोनों मैग्नेट्स को बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है। इन दोनों मैग्नेट्स को बोलते हैं फील्ड मैग्नेट्स। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसके अंदर डायग्राम बना हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डायग्राम अगर बना हुआ मिल जाएगा फिर आप डायग्राम बनाओगे नहीं, और बनाओगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए डायग्राम बना हुआ नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आप आज के लिए क्या कर सकते हो, आज आप रफ नोटबुक लेकर के बैठो और उसके अंदर आप मेन पॉइंट्स लिखते रहो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने देखा क्या क्या है। पहले तो दो पोल्स लगे हुए हैं जिनको अपन फील्ड मैग्नेट्स कह रहे हैं, और उन फील्ड मैग्नेट्स के बीच में एक कोइल रखी हुई है, ठीक है।
एक कोईल रखी हुई है। भाई कोईल कैसे बनी हुई है? कोईल आप ऐसा समझ सकते हो लाइक जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, फोटो फ्रेम होता है, उस तरह का कोई एक फ्रेम ले लिया जाए, ठीक है, एक फ्रेम ले लिया जाए, मतलब ये अंदर से भी खाली है, बाहर से भी खाली है, सिर्फ ये बाउंड्री है, ठीक है। फोटो फ्रेम में से आपने क्या किया, फोटो भी निकाल ली है, ग्लास भी निकाल ली, सिर्फ बाउंड्री है, उस तरह का कोई पतला सा, और इसके ऊपर आपने यहां से कॉपर वाली वायर वाइंड करना स्टार्ट करी। 1 टर्न भी ले सकते हो, 2 टर्न भी ले सकते हो, जितने टर्न आपका मन करे उतने टर्न लग करके आपने ऐसे छोड़ दिया। इस तरह की एक कॉइल बनी हुई होती है। हम सबसे सिंपल डायग्राम में एक ही टर्न दिखाते हैं। इस कॉइल का भी एक खास नेम है, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। ये सभी नेम आपको याद रखने हैं, सभी नेम आपको याद रखने हैं। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल, जिसका हम नेम दे सकते हैं A B C D। अब ये आर्मेचर कॉइल को हमें रोटेट करना है, ठीक है। इसके साथ में यहां पे हो सकता है कई बार एक, यहां पे नहीं, वो जनरेटर में होता है, मोटर के अंदर आगे की तरफ एक एक्सल जुड़ा हुआ है ना। जब भी आप इलेक्ट्रिक मोटर देखते हो, छोटी सी भी मोटर देखते हो टॉय वाली, उसके अंदर आगे एक पिन से निकली होती है ना, जो रोटेट करती है, जिसके ऊपर अपन फैन लगा के फैन रोटेट करवा देते हैं, या कभी पेपर लगा के पेपर रोटेट करवा देते हैं, वो पिन है एक्सल। उस एक्सल को हमें मेनली रोटेट करवाना है, ठीक है। और ये एक्सल रोटेट कैसे होगी? इसकी वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसका मतलब हमें इसको रोटेट कराना है। और ये कॉइल कब रोटेट होगी? जब इसके अंदर करंट पास करवाएंगे। तो इट मींस आपको एक करंट वाला सेटअप भी चाहिए, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक एक्सटर्नल सर्किट भी चाहिए, जिसके अंदर एक बैटरी हो, एक की हो, और ये जो सर्किट है ये इसके साथ कनेक्ट करना अपन को। बट इसको कनेक्ट करने का एक स्पेशल तरीका है। आप कैसे कनेक्ट करोगे? इसके ऊपर आधी आधी 2 रिंग्स लगाई जाती हैं, ठीक है। आप कैसे समझ सकते हो इसको? सबसे सिंपल वे से अगर आपको समझना है तो आप ऐसा समझो, लाइक ये हमारे पास एक्सल है, कोई भी पेन, कोई भी मार्कर, कुछ भी ऐसे सिलेंड्रिकल चीज आपके पास एक्सल की तरह काम कर रहा है। और अगर आपके पास सच में कोई रिंग है या प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज है, नहीं तो पेपर से आप रिंग टाइप बना सकते हो, उसके 2 हिस्से करके यहाँ पे दोनों अगर आप चिपका दो, ठीक है, यहाँ पे 2 हिस्से ऐसे चिपका दिए जाए, माने कि फ्रंट से अगर आप देखोगे, सामने से इधर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये सिलेंडर है और इसके साथ में अपन ने क्या किया हुआ है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये सिलेंडर है, इसके साथ में आपने इधर से एक रिंग चिपका रखी है और इधर से एक रिंग चिपका रखी है। मैंने थोड़ी छोटी छोटी बनाई है ताकि आपको दिख जाए। थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, इतने साइज की भी हो सकती है। इस तरह से 2 रिंग्स इसके ऊपर अपन फिक्स कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल चिपका दिए अपन ने इसके साथ में। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगी, अगर है तो, किसी भी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हो सकती है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि बिल्कुल एक्सल के ऊपर चिपकी हुई है, ठीक है, किसी भी चीज से, फेविकोल से, फेविस्टिक से, किसी भी चीज से चिपका रखेंगे। और अंदर वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक्सल मेटल की होती है मोस्टली, क्योंकि इसको रोटेट करवाना है, मेटल की नहीं होगी तो टूट जाएगी। एक्सल मेटल की है। ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? स्प्लिट रिंग्स। ये जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाया है, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। और क्योंकि 2 हैं तो स्प्लिट रिंग्स। इसका नाम स्प्लिट रिंग्स क्यों रखा गया? बिकॉज ये कैसी शेप की है? इस तरह की है कि आपने एक रिंग लेकर के उसको स्प्लिट कर दिया, 2 हिस्से टुकड़े कर दिए उसके। स्प्लिट रिंग की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर इसमें कोई है तो वह स्प्लिट रिंग। इस पे क्वेश्चन अलग से भी बनता है स्पेशली, तो इसको आप ध्यान से समझो। स्प्लिट रिंग बाहर से या ऊपर से जब आप टच करोगे तो कंडक्टर की होगी, और जब एक्सियल पे टच होती है वो वाला हिस्सा इसका इंसुलेटर वाला होगा। यानी कि समझो इस बात को भी आप कि इस तरह की स्प्लिट रिंग अगर मैंने सिलेंडर पे चिपकानी है तो इधर से तो मैंने मेटल रखा और सपोज आगे मैंने इतना हिस्सा रबर का लगा दिया, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं अपन? क्योंकि हमें इस स्प्लिट रिंग को बैटरी से कनेक्ट करना है, हमें इस स्प्लिट रिंग को बैटरी से कनेक्ट करना है। और ये वाला जो करंट हम स्प्लिट रिंग को दे रहे हैं, हमें इस सर्किट तक पहुंचाना है, हमें एक्सल तक नहीं पहुंचाना। बात समझ रहे हो? हमें जो करंट है वो कहां तक पहुंचाना है? इस सर्किट तक पहुंचाना है, एक्सल तक नहीं पहुंचाना। तो जब अपन इस तक करंट पहुंचाएंगे, अभी एक फैक्टर और मिस है उसमें, जब इस तक पहुंचाएंगे तो वो यहां तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए हमें बीच में इंसुलेटर ऐड करना पड़ता है।
तो कुछ और कलर से हम शेड कर सकते हैं। आप भी जितना ज्यादा कलरफुल बनाओगे डायग्राम उतना अच्छा याद रहेगा आपको। एक यहाँ पे अपन ने इंसुलेटर बना दिया, ठीक है। अब और कौन सा फैक्टर मिसिंग है? एक तो चीज आप ये समझो कि ये वाली वायर डायरेक्टली इस स्प्लिट रिंग से जुड़ी होगी और ये वाली वायर डायरेक्टली इस दूसरे स्प्लिट रिंग से जुड़ी होगी, ठीक है। और इस स्प्लिट रिंग के साथ में एक ब्रश अटैच कर रखा होगा और इस स्प्लिट रिंग के साथ में एक सेकंड ब्रश अटैच कर रखा होगा। बस ये लास्ट चीज समझनी है, उसके बाद में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एंड देखो ब्रश का मतलब क्या है? ब्रश का मतलब वो वाला टूथब्रश वाला ब्रश नहीं है, वैसी कोई शेप नहीं है इसके अंदर। ब्रश वर्ड क्यों यूज किया है वो भी अपन समझेंगे। ये चीज मैंने आपको बताया कि ये इस पे चिपका रखी है, एक्सल के ऊपर ये स्प्लिट रिंग्स चिपका रखी हैं। स्प्लिट रिंग के अंदर इधर वाला हिस्सा इंसुलेटर का है, बाकी साइड वाला कंडक्टर का है। और इसी के साथ में दो मेनली कार्बन के ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस बोलते हैं इनको, दो ब्रश लगा रखे हैं। इनका मतलब क्या है, क्या काम है इनका? कार्बन के हैं, ये भी कंडक्ट कराने के काम में आते हैं। हम डायरेक्टली देखो वायर को स्प्लिट रिंग से नहीं कनेक्ट कर रहे, हमने कार्बन ब्रश की हेल्प ली और फिर स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया है। ऐसा क्यों किया? ये ब्रश इस स्प्लिट रिंग पे चिपके हुए नहीं है, ये ब्रश इस स्प्लिट रिंग पे चिपके हुए नहीं है। लाइक जैसे आप ये देखो कि इस हैंड में ये वाला थंब चिपका हुआ है, इस थंब को इधर खींचेंगे तो पूरा हैंड इधर आएगा, इस थंब को उधर भेजेंगे तो पूरा हैंड उधर जाएगा। बट अगर मैं इस पे ये चीज ऐसे माने, चलो बोर्ड पर करके देख लेते हैं। अगर मैं बोर्ड पे इस तरह से फिस्ट को थंब या हैंड को ऐसे अटैच करके रखूं तो कनेक्शन तो है, बट अगर मैं आगे जाऊंगा कनेक्शन भी बना रहेगा और बोर्ड भी नहीं हिलेगा। बात समझ में आई? अगर मैं किसी चीज को बोर्ड के साथ पूरा अच्छे से कनेक्ट यहाँ पे चिपका देता है इस हैंड को, और अब मैं अपना हैंड आगे लेके जाने की कोशिश करूं, या तो मैं लेके जा नहीं पाऊंगा या ये बोर्ड भी उसके साथ साथ में आगे जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इस एक्सल को रोटेट होना है, इस एक्सल को रोटेट होना है, तो अगर ये रोटेट होगी, हमने डायरेक्ट यहां पे वायर्स जोड़ दिए अगर, तो ये जो बाहर वाला सर्किट है ये भी घूम जाएगा। समझो ये कार्बन ब्रशेस का काम क्यों है, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चंस होने चाहिए, वो सारे मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, इसको समझना मैंने बुक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाला है, कार्बन ब्रशेस क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि बाहर वाला जो सर्किट है, सेल वायर्स वगैरह जो की लगा रखी है आपने, इसने तो रोटेट होना है। जब रोटेट होगा अंदर वाली कोई रोटेट होगी, बट बाहर वाली चीज रोटेट ना हो, अंदर वाली तो रोटेट होगी, इसलिए अपन ने डायरेक्ट उसको स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया। बाहर वाले हिस्से को स्प्लिट रिंग से डायरेक्ट ना जोड़ करके ऐसे पकड़ लेते हैं अपन बस, ठीक है। कि जो भी यहाँ पे सिलेंडर आएगा हमारे पास लाइक दिस, अगर ये है हमारे पास एक्सल, तो इसको ऐसे इसके बीच में ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से अपन ने इसको प्रेस कर रखा है, ताकि अगर ये सपोज अभी मेरे पास कोई हेल्पर तो है नहीं इधर, अगर कोई होता सपोज और वो इस मार्कर को रोटेट करता, घुमाता इस मार्कर को, तो क्या ये वाले जो दो हाथ हैं ये घूमेंगे? नहीं, ये अपनी जगह पर पड़े रहेंगे और ये घूमता रहेगा, बस इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको समझना है। चलो ये कंस्ट्रक्शन हो गई है हमारी पूरी। आपके पास दो फील्ड मैग्नेट है, एक आर्मेचर कॉइल है, उसको स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर रखा है, स्प्लिट रिंग को दो कार्बन ब्रशेस के साथ प्रेस कर रखा है, उन कार्बन ब्रशेस को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर रखा है, विच कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी एंड अ की। इसके अंदर कुछ लेबलिंग आप ऐड कर सकते हो, लाइक द लेबलिंग्स आर, बैटरी के ऊपर V लिख सकते हो, की पे K लिख सकते हो, रिंग्स को आप R1 R2 कह सकते हो, ब्रश को B1 B2 कह सकते हो, या जैसा अगर एनिमेशन में आपको कुछ नेमिंग मिली थी वो लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसकी वर्किंग, कि ये रोटेट कैसे होती है। अब ये घूमेगी नहीं क्योंकि अभी करंट दिया नहीं है अपन, तो अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ? फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, थर्ड वन इज स्प्लिट रिंग, फोर्थ वन इज ब्रशेस, और फिफ्थ वन इज एक्सटर्नल सर्किट।
ये शॉर्ट में लिखते रहो, ठीक है, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं इसकी वर्किंग समझने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो क्लास अटेंड कर सकते हैं जो कर रहे हैं, और बेस्ट तरीका है इसकी वर्किंग को समझने का, आपको बस एक या आधा पेज चाहिए, बस उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोटर कैसे काम करती है, किस तरह से रोटेट होती है। ठीक है, चलो समझ के देखते हैं इसको। एक हाफ पेज ले लेते हैं अपन एंड लेट्स स्टार्ट। देखो पेज किस लिए लेना है, इस कॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लाइक ये जो कॉइल है इसके ऊपर मैं ABCD मार्क कर देता हूं। इधर वाला हिस्सा A है, ठीक है, दिख रहा है, इधर वाला B है, ये वाला मार्कर पड़ा भी आसपास, ये C है, ये वाला हिस्सा D है, A के पीछे A लिख देते हैं, ये टॉपिक अगेन इलेक्ट्रिक मोटर वाला भी वही टॉपिक है जो 12th क्लास में भी है, वहां पे भी समझाने का यही तरीका है। बेस्ट तरीका है, इतना सा हिस्सा आपका पेज का लगेगा जिसपे आपने लिख लेना है ABCD अपन ने मार्क कर लिया इस पे, जहां पे A है वहां पे A, जहां पे B है B, C है C और D है D। बस इस तरह से आप चाहो तो आप भी पेज मार्क कर लो और पीछे भी मार्क कर लिया, क्योंकि सेकंड हाफ रोटेशन वाली चीज समझ में नहीं आती बच्चों को। तो A के पीछे देखो A मार्क किया हुआ है, A के पीछे A मार्क कर दिया, B के पीछे B मार्क कर दिया एंड सेम विद द C एंड D। अब स्टार्ट करते हैं। ये कोइल हमारे पास ऐसे रखी हुई है, देखने में ऐसे दिख रही है बट ये ऐसे नहीं रखी हुई, ऐसे रखी हुई है। कैसे? ऐसे सीधा फ्लैट। और इसके इस तरफ वाली जो दीवार है, आप इस तरफ वाली जो दीवार है उसको नॉर्थ मान लो और सामने वाली जो दीवार है उसको साउथ मान लो, माने कि फील्ड लाइंस। अब जादू करना आपने, इमेजिनेशन करनी है, बढ़िया सी इमेजिनेशन। जितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करोगे उतना बढ़िया ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। और इस टॉपिक की इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो ये टॉपिक आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप अपने साथ लेके ट्रैवल कर सकते हो। मतलब अगर एग्जाम में लिखना हो ना, तो एग्जाम में आप अपनी एग्जामिनेशन शीट को ये कंसीडर कर लो और आसपास की दोनों दीवारें हैं उसको आप मैग्नेट कंसीडर कर सकते हो, साथ में चलता रहेगा आपका टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा इस कॉइल को हम इमेजिन करें, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ हमारे पास साउथ पोल है। हमने जैसे ही इस की को प्लग किया, जैसे ही इस की को प्लग करेंगे वैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इधर से जाएगा B1 से जाएगा, R1 से जाएगा, A से B, B से C, C से D, D से वापस R2 में, R2 से B2 में, B2 से वापस सर्किट में। यानी कि आपने देखा दैट करंट इज मूविंग फ्रॉम A to B, C, D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीका है। ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। A से B तक जब करंट जा रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैमरा के अंदर ये एक्सपोजर अपना ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है, तो ज्यादा ब्राइट दिखा रहा है, इस पे ABCD लिखे हुए दिखा नहीं रहा आपको अच्छे से। तो आप अपने एंड पे करोगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारा करंट A से B जा रहा है और C से D जा रहा है, बीच में B से C जा रहा है। और आपको लास्ट टॉपिक से पता है कि जब भी करंट जाएगा किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक फोर्स लगेगी। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी कौन बताता है? फ्लेमिंग अंकल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल। तो लेफ्ट हैंड ये रहा, इसमें कैसा स्टाइल बनाना था? ऐसा है ना, इस तरह का स्टाइल आपको बनाना है। अब इस स्टाइल को बनाने का मतलब क्या है, आपको ये चीज पता करनी होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों को सेट करना होता है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपके पास इस तरह से पेज रखा हुआ है, यहाँ पे आप सेट करके देखो। फील्ड की डायरेक्शन आपको बताया ना, अपने से इधर वाला पड़ोसी नॉर्थ है, सामने वाला पड़ोसी साउथ है, तो ये फिंगर इस तरह ही रहेगी हमेशा। करंट की डायरेक्शन अभी बाहर की तरफ दिख रही है, बट हमारा करंट A से B अंदर जा रहा है, तो हमें इस हैंड को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो ये फिंगर दिख नहीं रही आपको, बट अंदर की तरफ है, ये फील्ड इस तरफ है, तो यानी थंब कहाँ आ रहा है? नीचे।
इट मीन्स फोर्स लगेगी और नीचे लगेगी। आप इसको ऐसा शो कर सकते हो, फोर्स कहां लगेगी, नीचे की तरफ, ठीक है, माने कि ये हिस्सा ऐसा नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर इसमें नीचे की तरफ लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है सीडी में ऊपर की तरफ लगेगी। फिर भी अपन चेक कर सकते हैं, हमारी रिवीजन हो जाएगी। ये देखो, ये हैंड जो अपन पोजीशन बना रखी है ऑटोमेटिकली सेट है। 4 फिंगर की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, इधर वाले पड़ोसी से उधर वाले पड़ोसी तक हमारी फील्ड की डायरेक्शन है। ये जो सेंट्रल फिंगर बाहर आ रही है यही करंट की डायरेक्शन है। सी से डी वाला जो करंट है वो बाहर आ रहा है और थंब कहां जा रहा है, ऊपर। इट मींस इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर। तो आप खुद सोच के देखो, आपके पास अगर एक नोटबुक है, कार्डबोर्ड है, उसमें एक फोर्स उसको नीचे लेकर आ रही हो, एक फोर्स उसको ऊपर लेके जा रही हो, तो यहां पे ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ए बी वाली आर्म है इट विल गो डाउन, जो सी डी वाली आर्म है इट विल गो अप एंड द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्सल घूम जाएगी। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। बट जो चीज समझने वाली है, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद में कंफ्यूजन आती है। पहले अपन चेक करते हैं कि यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो। यहां तक समझ में आया कि हमने क्या किया, इसमें से करंट पास किया यहां 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 यहां, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, इसमें फोर्स नीचे आ रही है, इसमें फोर्स ऊपर आ रही है। तो फटाफट से आप मुझे बता दो कि यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो, हमें इसकी वर्किंग का हाफ पार्ट समझ में आ गया। जब एक एंड नीचे जा रहा था, एक एंड ऊपर आ रहा था और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये जो कॉइल है अपनी रोटेट हो रही थी। ये कार्डबोर्ड थोड़ा अच्छा विजिबल हो रहा होगा तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इस तरह मैंने अगर ऐसा स्टार्ट किया था तो इस तरह से घूम घूम के ऐसे आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे सी डी था। जब ये इस तरह से आ जाएगा, आप समझ के देखो, यहां पे आपको इमेजिनेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो है उसमें क्या हुआ, मैं जल्दी से लिखता हूं। करंट की डायरेक्शन थी फ्रॉम ए बी सी डी, और ए बी आर्म जा रही थी नीचे, सी डी आर्म जा रही थी ऊपर, और डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसा शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। अब जो नेक्स्ट हाफ की बात है उसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो जब ये घूमेगा, देखो घूमेगा तो क्या होगा, आपको ये पता है ना कि ये स्प्लिट रिंग भी साथ में घूमेगी। कौन घूम रहा है, कोयल घूम रही है, तो अंदर वाली कोयल घूमेगी तो क्या है, बाहर वाली जो पतली पतली इसकी टांगे से दिख रही है ये भी घूमेंगी, यस। इस कोयल की लेग्स बोलते हैं इनको, ये लेग्स भी घूमेंगी, यस घूमेंगी। और अगर ये लेग्स घूमेंगी तो ये लेग्स किसके साथ चिपकी हुई है, स्प्लिट रिंग के साथ। क्या स्प्लिट रिंग भी घूमेंगी, हाँ। और रिंग्स किसके साथ चिपकी हुई है, एक्सल के साथ, तो क्या एक्सल भी घूमेगी, हाँ, तो एक्सल भी घूमेगी। आप खुद अब समझ के देखो। और ये ब्रश क्या घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, ये ब्रश नहीं घूम रहे। बट जब ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, जब ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, और ये रिंग्स कैसी हैं, आधी आधी, आधे रोटेशन के बाद में ये वाली रिंग इधर आ जाएगी और ये वाली रिंग नीचे से इधर चली जाएगी। आई रिपीट, समझना इसको बात को, और चेक करना कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, कि आधे रोटेशन के बाद में ये वाली रिंग घूम करके इस ब्रश के साथ चिपक जाएगी, कनेक्शन में आ जाएगी, और ये वाली रिंग आधे रोटेशन के बाद में इधर चली जाएगी। समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक और डायग्राम बना लो, मैं बना देता हूं आपके लिए डायग्राम। ये लो, बाहर वाला सर्किट तो सेम रहने वाला है, इसीलिए तो अपन ने ब्रश लगाए थे, पॉजिटिव नेगेटिव के रहेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज नहीं तो कल किसी बच्चे के डाउट में आ सकती है, तो इसको अभी के अभी क्लियर कर देते हैं। इधर वाला ब्रश था B1, इधर वाला ब्रश B2, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये रोटेट होंगे ही नहीं। जब ये आधा रोटेशन हो चुका होगा तब क्या होगा, जब ये आधा रोटेशन हो चुका होगा तब क्या होगा कि ये जो रिंग है ये इधर आ जाएगी और ये वाली रिंग इधर चली जाएगी। कैसे, ये देखो ये ABCD है, ये घूमेगा तो क्या होगा, ये CD वाला ऐसे इधर आएगा, यानी कि C इधर आएगा, D इधर आएगा, B इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो वही अभी एक्सपोजर अच्छा, मतलब अच्छे से सेट नहीं हो रहा है इसमें। अगर होता तो आपको पता चलता कि जब इसको घुमाते हैं तो इस तरफ अब CD आ गया और उस तरफ AB चला गया। तो CD से जो रिंग चिपकी हुई है
वो कौन सी थी, CD से जो रिंग चिपकी हुई है वो कौन सी थी, R2, और AB के साथ जो रिंग चिपकी हुई है वो कौन सी है, R1। ठीक है, तो अब देखो अभी R2 का कनेक्शन किसके साथ बन जाएगा, फर्स्ट ब्रश के साथ। मैं यहाँ पे एक्सेल भी नहीं दिखा रहा और अटैच करके भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ उस डायग्राम से, तो बड़ा बड़ा बनाया मैंने। पहले R1 का कनेक्शन B1 के साथ था, R2 का B2 के साथ में। आधे रोटेशन के बाद में दुनिया बदल जाएगी इनकी। R2 का कनेक्शन B1 के साथ हो जाएगा और R1 का कनेक्शन B2 के साथ पे हो जाएगा, बट करंट तो वैसा ही आ रहा है सेम, तो इसमें से करंट स्प्लिट रिंग में जाएगा, है ना। ये लो जोड़ देते हैं इसके साथ, पॉजिटिव से चला, अब D से C, C से B, B से A, और इस तरह से आएगा। तो अब देखो, जब सेकंड हाफ की बात करिए, फर्स्ट हाफ की बात थी, सेकंड हाफ में करंट की डायरेक्शन ABCD नहीं रही, अब क्या होगी, DCBA। क्या डायरेक्शन होगी, DCBA। और आपको पता है अगर करंट ऐसे जा रहा हो तो फोर्स नीचे लगती है, और ऐसे आ रहा हो तो फोर्स ऊपर लगती है। इसका मतलब जो हमारे पास एक कार्डबोर्ड था पहले, AB में करंट अंदर जा रहा था, CD में बाहर आ रहा था, ये हिस्सा नीचे और ये वाला हिस्सा ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था इस तरह से। जैसे ही कनेक्शन पलटेगा, जैसे ही कनेक्शन पलटेगा, तो अब इस DC के अंदर, इसको छोड़ ही देते हैं पेज को, इस DC के अंदर फोर्स नीचे लगनी स्टार्ट होगी और AB के अंदर ऊपर की तरफ। माने कि इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि इसका मोशन एक ही डायरेक्शन के अंदर बना हुआ रहेगा, ये इसी तरह से रोटेट होता रहेगा, ठीक है। कभी AB इधर है और कभी CD इधर है, AB इधर है, CD इधर है, फिर उसके बाद में CD इधर है और AB इधर है, बट हर बार क्या होगा कि ये घूमेगा सेम डायरेक्शन के अंदर, और इस तरह से घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। इसके साथ में जो एक्सल लगी वो भी घूमती रहेगी। यही तो हमें काम करवाना था, ठीक है, ये चीज है। अब और क्या चीज समझने वाली है, वो ये है कि सर स्प्लिट रिंग वाला चक्कर क्या है, इसको कैसे समझे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसने ऐसा क्या कर दिया, अगर स्प्लिट रिंग्स नहीं लगी होती तो क्या हो जाता। आप समझो कि अगर स्प्लिट रिंग्स नहीं लगी हुई होती, स्प्लिट रिंग की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। पहले डायरेक्शन C से D थी, आप CD वाली में चेक करो, बाद में डायरेक्शन D से C होगी। इसकी वजह से रोटेशन हर्ट नहीं हुआ, रोटेशन सेम डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज चलता रहा। अभी मैंने देखा ना कि कार्डबोर्ड ऐसे घुमाते रह रहे थे अपने। अगर ये नहीं होती तो मोटर पता है कैसा चलती, इस तरह से चलती कि आधे पार्ट में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये मोटर नहीं चलती। फिर ये वैसे ऐसा सा अजीब सा कुछ, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ये मोटर आपकी अटक जाएगी, इस तरह से चलना स्टार्ट कर देगी। तो ये रोटेशन नहीं है, ये हमारे काम का मोशन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो इस मोशन को रोक दे, इस मोशन को रोक दे और करंट की डायरेक्शन को हर हाफ साइकिल में चेंज करती रहे। कोई ऐसे डिवाइस चाहिए थी, और वो काम किसने करके दिखाया, स्प्लिट रिंग्स ने करके दिखाया वाला काम। और इस काम को करने वाले पर्सन को या डिवाइस को हम कहते हैं कॉम्यूटेटर। एक ये वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। 1 मार्क का क्वेश्चन अगर इसमें से बनना है, इस टॉपिक में से अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनना है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस वर्ड पे कि व्हाट इज कॉम्यूटेटर, विच पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर प्लेज द रोल ऑफ कॉम्यूटेटर, है ना। जैसे आपने कमेंटेटर सुना होगा, कमेंटेटर माने कि कमेंट्री करते हैं जो लोग ना, जैसे क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, तो वो कमेंट्री करने वाले लोग कमेंटेटर। जैसे कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर का मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कम्यूट करे, माने चेंज करता रहे, करंट के डायरेक्शन को चेंज करता रहे हर हाफ रोटेशन में, उसे बोलते हैं कम्यूटेटर। यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, ये स्प्लिट रिंग्स। इन स्प्लिट रिंग्स के होने की वजह से आधे टाइम तो ये इसके साथ कनेक्शन में रहती है। आप किसी भी एक रिंग की, आप किसी भी रिंग की वर्किंग देखो, लाइक ये रिंग R1 है, ये आधे रोटेशन में तो B2 के साथ चिपकी हुई रहेगी और आधे रोटेशन में B1 के साथ, फिर आधे रोटेशन में B2 के साथ और आधे रोटेशन में B1 के साथ। B1 B2 का मतलब क्या है, B1 पॉजिटिव है ना, और B2 नेगेटिव है।
तो कभी तो ये पॉजिटिव हिस्से के साथ चिपक जाती है, कभी नेगेटिव के साथ। इसका मतलब हर हाफ रोटेशन में इसका नेचर बदलता है, और इसका नेचर बदलता है तो सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन है वो कभी एबीसीडी होती है और कभी डीसीबीए होती है, फिर एबीसीडी होती है, फिर डीसीबीए होती है। अंदर की डायरेक्शन बदलती रहेगी ताकि बाहर का मोशन इंटैक्ट रहे। वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहे, और अगर इस बैटरी को उल्टा कर दोगे तो क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बाकी आपने एनिमेशन के अंदर भी देखा था, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो प्लीज लेट मी नो कि आपको समझ में आ गया क्या है वर्किंग। इसकी वर्किंग को बेस्ट समझना है आपको, तो आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे ये काम करती है, स्प्लिट रिंग का क्या काम है, कॉम्यूटेटर क्या चीज होती है, कॉम्यूटेटर का काम यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है। अगर इस सर्किट में कॉम्यूटेटर नहीं होगा, स्प्लिट रिंग नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा। अगर स्प्लिट रिंग नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, तो आपको बताया मैंने मोशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा चलता रहेगा, प्रॉपर रोटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है इसकी वर्किंग। बाकी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है इन केस, फिर भी जबकि यस आए हैं, फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सर पूरा समझ में नहीं आया, 80% सा समझ में आ गया या 70% सा समझ में आ गया, कोई बात नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है आपसे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए, 80% आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब 20% कौन कराएगा फिर, कोई दूसरा टीचर तो आएगा नहीं। 20% धीरे धीरे, अभी 80% आया तो कल तक आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाएगी, और आपका ऑटोमेटिक लेवल 80 से 100 चला जाएगा। या आपने भी एक आधी बार और रिवाइज करेंगे इसको, तब ये 100 से भी क्रॉस करा देंगे। ठीक है, इतना तो आ गया ना सभी को, 80% वाला लेवल तो। यस यस, चलो। और बाकी लास्ट तरीका क्या है, फिर भी समझ नहीं है तो लास्ट तरीका होता है याद करने का। तो सारा लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपको जस्ट याद करना है कि कैसे कैसे क्या होता है, वो सबसे लास्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आपको सारा समझ में आ गया, क्या डिवाइस का काम है, क्या डिवाइस का नाम है, कहाँ पे इसके यूज होते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है। और लास्ट चीज अपन डिस्कस करें तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो रोटेशन होगी, इसकी स्पीड जो ये एक्सल घूमेगी किस डायरेक्शन में घूमेगी, माने कि जो एक्सल का मोशन होगा ये किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट पे। इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे अपन ने बैटरी इस तरह से लगा रखी है कि प्लस इधर माइनस इधर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है अपन को। अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, या आप कह सकते हो पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, बैटरी की पोलैरिटी पे, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट पे। दूसरा अमाउंट, रोटेशन कितना ज्यादा फास्ट, ये कितना ज्यादा, मतलब अगर रोटेशन को आपको बढ़ाना हो या रोटेशन को कम करना हो तो कैसे कर सकते हो। सपोज बढ़ा कैसे सकते हो वो सीख लेते हैं। इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज, कोई भी एक मान लो। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है बट हम चाहते हैं इसको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कि आप क्या करो, आप करंट को इंक्रीज कर दो। दूसरा तरीका, आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है। और तीसरा तरीका, वैसे ही फर्स्ट जैसा ही है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। नंबर ऑफ टर्न्स क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स बताया था ना आर्मेचर कॉइल के अंदर अपन वायर के बहुत सारे टर्न्स बना रखे हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। तो अगर आपने 5 टर्न्स बना रखे हैं तो आप 7 टर्न्स, 8 टर्न्स, 20 टर्न्स ऐसे कर दो। टर्न्स बढ़ाने से करंट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब वही है। तो अगर आपको इसका रोटेशन फास्ट करवाना है तो बैटरी कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की ले लो ताकि करंट बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग डाल दो। ऑप्शन नंबर 3, आपने वायर के अगर 2 टर्न बना रखे हैं तो 3, 4, 5, 10, 20
जितने भी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपको स्लो करना है तो सारा काम उल्टा कर सकते हो, बैटरी छोटी, मैग्नेटिक फील्ड वीक, नंबर ऑफ टर्न्स कम। ठीक है, ये सारी बातें कैसे मैंने आपको बताई, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना कि F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये वाला, कि ये घूम रहा कैसे है, इसी फोर्स की वजह से तो घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट इसी पर डिपेंड करता है, तो यहीं से आपको बताया। तो इस डिस्कशन के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, आज इतना करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में।